बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लगातार 3 मेंस लिख चुके हैं, 4 मेंस लिख चुके हैं, लेकिन वो मेंस क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास गाइडेंस का भी अभाव था, जी, लेकिन मेरे पास समय था जी। और उस समय का मैंने अच्छा यूटिलाइज़ किया। एक और चीज़ है इंटरव्यू से संबंधित, हॉबीज़ का चयन कहते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कैसे आप अपने आप को दृढ़ संकल्पित रख पाए कि नहीं मेरे को एमपीपीएससी करना और सिलेक्शन लेके ही लौटना है? लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो निश्चित रूप से जब आप पहली दूसरी बार असफल होते हो तो आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, और इस दौरान मैंने एक मेंटल टफनेस डेवलप कर ली थी। जी, मुझे असफलताओं से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। बिल्कुल। आप अपनी तैयारी में तभी आगे हो सकते हैं जब आप इंटरनेट सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ करें। जी, क्या घर पे रह के भी कोई तैयारी कर सकता है या एमपीपीएससी में सिलेक्शन ले सकता है या उसे ऑफलाइन आना ज़रूरी है? जी सर, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति के डेडिकेशन पर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी बात भी हुई है, जी, जो शायद किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे प्रदेश में जी, तैयारी कर रहे हैं। जी। पहले प्री की तैयारी की जाए या मेंस की तैयारी की जाए? अगर आप 12वीं के बाद तैयारी में आ जाएँगे तो कहीं न कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। जी, ठीक। मुझे लगता है ये तुक्का अनुभव से आता है। अनुभव से आता है। जो लोग अपना पूरा सिलेबस करके आए हैं, जी, उनके पास कहीं न कहीं एक गेस होता है हर जी, क्वेश्चन के लिए। जी। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूर्य को निकलने में वक्त लगता है। यूं तो किस्मत बदल नहीं सकती, लेकिन अपनी मेहनत और हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। आज हमारे बीच में एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हौसलों और मेहनत से किस्मत के दरवाजे खोले हैं और सफलता प्राप्त की है। हमारे बीच में शैलेश मिश्रा जी हैं जिन्होंने एमपीपीएससी 2024 में उप पुलिस अधीक्षक का पद प्राप्त किया है। शैलेश जी, आपका कर्मा आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से आपने मेरा अभिवादन किया, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके साथ बैठ करके अपनी तैयारी के दौरान जो मैंने संघर्ष जिए हैं उनको बच्चों के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शैलेश मिश्रा जी की पूरी ये जो जर्नी रही है सिलेक्शन तक की, और ये किस प्रकार रही, क्या इनकी लाइफ में कठिनाइयाँ आई हैं, किस प्रकार इन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी करी और संघर्ष की कहानी क्या रही है। तो शुरू करते हैं। शैलेश जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और घर में कौन कौन है? जी सर, मेरा नाम शैलेश मिश्रा है और एमपीपीएससी 2024 में मैं उप पुलिस अधीक्षक के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ। अगर मैं अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताऊँ तो मेरा जो गांव है वो मैहर ज़िले के अमरपाटन तहसील में ग्राम भदवा है, और मेरी जो पूरी स्कूलिंग है कक्षा 10 तक की वो अमरपाटन ज़िले के अंतर्गत ही न्यू रामनगर में हुई है। इसके बाद मैं अपने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई रीवा ज़िले से की, और वहीं से मैं अपना ग्रेजुएशन जेएन सिटी कॉलेज रीवा से माइनिंग इंजीनियरिंग में कंप्लीट की। 2018 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद से मैं सिविल सेवा की ओर अपना कदम आगे बढ़ाया। मैं अगर अपने परिवार की बात करूं तो मैं मम्मी पापा, मेरे एक बड़े भैया और एक भाभी, और ऑफ कोर्स मैं। जी। शैलेश जी, मैं जानना चाहूँगा उस समय के बारे में या उस वक्त के बारे में कि कब आपको ये पहली बार लगा कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहिए, मतलब वो प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में काफ़ी अच्छा स्कूलिंग होता है, उनका स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो एमपीपीएससी के बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो पहली बार ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करना है? जी सर, मुझे मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो मेरे पिताजी से ये प्रेरणा मिली, क्योंकि मेरे पिताजी भी शासकीय सेवा में थे। वो कृषि विभाग में ग्राम सेवक के पद पर थे, और जब मैं शासकीय विभागों के बारे में, शासकीय कार्यकलापों के बारे में देखता था, न्यूज़पेपर में पढ़ता था, तो मुझे एक उत्सुकता होती थी कि एक न एक दिन मुझे भी इस सेवा में जाना है। और जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू किया तो मैंने शासकीय सेवा को प्राथमिकता दी, और जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष से मैं सीरियसली अपनी तैयारी को प्रारंभ किया, और एमपीपीएससी 2019 में मैंने अपना प्रथम प्रयास दिया।
चलिए, तो 2019 से आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। शैलेश जी, आपकी एक लंबी जर्नी रही है, और एमपीपीएससी में जनरली यात्रा लंबी हो ही जाती है। और जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप लगभग 6 बार एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिसमें से 5 बार आपने इंटरव्यू भी फेस किया है, और 2025 में भी आप अगेन मेंस दे रहे हैं, और निश्चित ही रूप से आप इसमें भी इंटरव्यू देंगे, और 2023 का भी आपका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। तो पूरी तैयारी के दौरान क्या आपकी चुनौतियां रही हैं? आप मतलब एमपीपीएससी की इस पूरे सिलेक्शन तक जो आपकी जर्नी यात्रा रही है, इसमें आपके क्या क्या चुनौतियां आपने फेस करी हैं, उनके बारे में भी विद्यार्थियों को बताएं। जी सर, जैसा कि आपने मेरी लंबी जर्नी के बारे में बताया, इस दौरान मैंने बहुत सारी समस्याएं फेस की। जैसे कि चूँकि मैंने तैयारी 2019 से शुरू की थी और उसके जस्ट एक साल बाद कोरोना आ गया था। उस वजह से दो बड़े बड़े लॉकडाउन, एक एक वर्ष के लॉकडाउन हुए। तो उस दौरान सर, चूँकि मेरी तैयारी के प्रारंभिक वर्ष थे, मुझे सही किताबों का, सही गाइडेंस का, परीक्षा की प्रकृति का उतना ज्ञान नहीं था। तो उस दौरान मैं बहुत सारी समस्याओं से घिरा रहा। जैसे कि परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षाओं के रिजल्ट्स कब आएंगे, कौन सी किताबों से अध्ययन किया जाए, जिस दिशा में मैं तैयारी कर रहा हूँ वो दिशा सही है या गलत, एमपीपीएससी में मेरा भविष्य क्या हो सकता है, मुझे कितने वर्ष इस अटेम्प्ट को देने पड़ेंगे। ये सभी चुनौतियाँ शुरुआती दौर में मैंने फेस की। और जब मेरी तैयारी आगे बढ़ी, मतलब कि जब मैंने अपने तीसरे, चौथे और पाँचवें प्रयासों की ओर गया, उस दौरान मुझे इंदौर में रहने की समस्या, यहाँ के हॉस्टल, खाना, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आम विद्यार्थी फेस करता है, वो सारी समस्याएं मैंने झेली। और इसी दौरान सबसे बड़ी समस्या थी असफलताओं की, क्योंकि मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा था और लगातार असफल हो रहा था। तो सर, ये कुछ समस्याएं थी जिनको मैंने झेला, और मेरा जो अंत हुआ वो सुखद अंत हुआ। बिल्कुल, आप सिलेक्शन, और अभी मैं तो ये कह रहा हूँ अंत नहीं है तो शुरुआत है, क्योंकि अभी आपका 2023 का भी रिज़ल्ट आना है। जी 25 में आप मेंस लिख ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप टॉपर भी होंगे, और अगली पोस्ट आपकी डीसी ही होगी। धन्यवाद सर। अब मैं जानना चाहूँगा, चूँकि विद्यार्थी काफ़ी उत्सुक होते हैं कि जो चयनित हुए हैं वो ये ज़रूर बताएं कि उन्होंने अपना कंटेंट कहाँ से तैयार किया, क्योंकि एक एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान ये ज़रूर देखा जाता है, विद्यार्थियों को एक समस्या फेस करनी पड़ती है कि एक ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिलता है, और विद्यार्थी घूमते रहते हैं कि किसी के नोट्स मिल जाएं, किसी सिलेक्टेड के नोट्स मिल जाएं, या कोई एक अच्छी बुक मिल जाए जिससे वो पढ़ लें। तो ये कंटेंट कहाँ से आपने प्राप्त किया, और उसको ऑथेंटिक कैसे बनाया? जी सर, जब मैंने अपनी तैयारी प्रारंभ की थी, तो प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने के अंदर ही पहला लॉकडाउन हो गया था। चूँकि वो मेरा प्रीलिम्स अच्छे नंबरों से मैंने उसको पास किया था, तो मुझे मेंस की तैयारी करनी थी और घर पे बैठ के करनी थी। उस दौरान मैंने जो किताबों का चयन किया, जिन नोट्स का चयन किया, उसके बारे में मैं आपसे ये साझा करने जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले तो यूट्यूब में जितने भी लेक्चर्स थे, जो कि मानक किताबों के लेक्चर्स थे, जैसे कि किसी भी टीचर ने लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ाया हुआ है, किसी टीचर ने स्पेक्ट्रम किताब को पूरा पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी टीचर ने पर्यावरण के अच्छे नोट्स पढ़ाए हुए जी। हैं। तो मैंने उन नोट्सों को पढ़ा, विधिवत डिटेल में अपनी नोट्स बनाई। जी। उसके बाद मैंने जो भी इंटरनेट पर जो भी टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल हैं, जी। उसको देखकर मैंने आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग सीखा। जी। इस तरह से मैंने अपनी प्रारंभिक शुरुआत की। जी। और रही बात मानक पुस्तकों को कैसे चयन करें, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर विद्यार्थी जो सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जी। कहीं ना कहीं उसको ये आइडिया होता है कि एक सब्जेक्ट की कितनी किताबें मार्केट में हैं जी। और कौन सी किताबें ठीक ठाक चल रही हैं। जी। उन किताबों में से आप किसी भी एक किताब का चयन करिए। जी। ज़रूरी ये नहीं कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उस किताब को कैसे पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश के संबंध में अगर मैं बात करूं, तो मैंने वर्णवाल की जो किताब आती है, जी। उसको लिया था, और अपने प्रारंभिक अटेम्प्ट से 2025 तक के प्रीलिम्स तक जी। मैं एक ही किताब को लगातार पढ़ता गया। पढ़ते रहे।
और अगर रिवीजन की बात करें तो लगभग 15 से 20 रिवीजन जी मैंने उस किताब के किए हैं। बिल्कुल और उसके हर टॉपिक को बहुत गहराई से कंठस्थ किया है, बल्कि मैं कहूँगा कि हर टॉपिक को मैंने जिया है। बिल्कुल बिल्कुल और यही शायद ये वजह रही है कि मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं जी उसमें मैं 100% स्कोर कर पाता था। बिल्कुल अगर मैं करंट अफेयर्स की किताबों की बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए मैं मल्टीपल बुक्स प्रेफर करता था। जी लगभग 2 से 3 किताबें इंडियन करंट की और एक किताब एमपी करंट की, जी और उनको लगातार रिवाइज करता था। जी अब सवाल ये आएगा कि इतनी सारी किताबों को पढ़ें कैसे। जी तो जो मेरा तरीका था किताबों को पढ़ने का, तो मैं ग्रुप स्टडी करता था। कुछ जी अच्छे दोस्त थे, जी उनके साथ मिलकर हम लगातार किताबों का अध्ययन करते रहते थे, लगातार टॉपिक ख़त्म जी करते रहते थे। जी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जी करंट अफेयर कंटिन्यूस चलता रहता था। बिल्कुल तो इस तरह से आप किताबों का चयन करें, और जो भी किताब लें उसको काफ़ी गहराई से उसका अध्ययन करें, और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपका कंटेंट एक समय के बाद तैयार हो चुका होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि ग्रुप स्टडी और साथ ही साथ आपने बोला कुछ अच्छे दोस्त थे, तो मैं पहले तो चाहूँगा आप उन अच्छे दोस्तों का नाम भी बताएं, और एमपीपीएससी की तैयारी में ग्रुप स्टडी और अच्छे दोस्त कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम फ्रेंड सर्कल तो बनाते हैं और जो हमारे आसपास लोग होते हैं वही हमें प्रेरणा भी देते हैं, वो हमें मोटिवेशन भी देते हैं, तो कितने ज़रूरी हैं ये वो अच्छे दोस्त? सर अगर अच्छे दोस्तों की बात करें तो मुझे लगता है कि मुझे 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जी मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि बहुत अच्छे दोस्तों का ग्रुप मुझे मिला है। जी और मेरी तैयारी की शुरुआत से लेकर सारी असफलता और आज सफलता प्राप्त करने तक वो जी सभी दोस्त मेरे साथ हैं। मैं सभी का नाम लेना चाहूँगा जितने अभी मुझे याद आ रहे हैं, जी जिसमें सत्यम हो गया, अमन हो गया, जी पूर्णेंदु हो गया, विमल, मयंक, जी। मुकेश, हर्ष, अंकित, आकाश, ऋषभ, जितने भी लोग हैं। तो इसमें अभी कुछ चयनित भी हुए होंगे? जी सर, हाल ही में मेरे एक दोस्त हैं पूर्णेन पाठक, उनका जी 2022 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ था। बिल्कुल। और 2024 में सेम पोस्ट पर मेरा भी चयन हुआ। जी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त होंगे वो भी बहुत अच्छा पद प्राप्त करेंगे। इसमें जी से मैं एक विशेष भूमिका रही है मेरे एक दोस्त अनीत की, जी जो लगातार मेरे साथ इंटरव्यू की तैयारी में रहे हैं। जी और कहीं ना कहीं अगर आज मैं सफल हुआ हूँ तो उनमें उनका योगदान है, क्योंकि इंटरव्यू के कठिन पलों में जब मैं लगातार असफल हो रहा था, बिल्कुल उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और आज भी वो मेरे साथ बने हैं। और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि वो भी अपने जीवन में आगे सफल रहें। बिल्कुल। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो एक अच्छा ग्रुप बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप ग्रुप स्टडी करते हैं और बेहतर तरीके से आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। हमारे आसपास के लोग अच्छे होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। शैलेश जी, अब जानना चाहेंगे कि आप लगातार 2019 के प्री से लगातार प्री आसानी से निकाल ले रहे हैं, हालांकि आप मेंस भी निकाल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन पहले तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्री नहीं निकाल पाते हैं, और हम देखते हैं कई बार उनका मेंस काफ़ी अच्छा उन्होंने तैयार कर लिया लेकिन प्री नहीं निकल रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक सटीक रणनीति बताइए कि किस तरीके से वो प्री निकाल सकते हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके ये सवाल मुझे मिले हैं कि लगातार अटेम्प्ट्स देने के बाद भी वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सर अगर मैं शुरू से अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं घर पर रहकर ही अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही जो बेसिक किताबें होती हैं जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं उनको ला करके मैंने अपनी पढ़ाई अपने ग्रेजुएशन के लगभग अंतिम वर्ष में शुरू कर दी थी। जी और मैंने जो एग्ज़ाम दिया है अपने ग्रेजुएशन के 1 साल बाद दिया है। 1 साल बाद? मतलब लगभग 1 डेढ़ साल 2 साल का वक्त प्रीलिम्स के पहले मुझे मिला था। बिल्कुल। तो उस दौरान मैंने उन किताबों का काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया जी था, और कुछ जो टेस्ट पेपर मार्केट में अवेलेबल थे उनको मैंने लगाया था। जी इस वजह से मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ। चूँकि मेरी जर्नी लंबी रही है, कुछ दोस्त यार हैं जो 6 महीने या साल भर की तैयारी में अगर पेपर देना चाहते हैं तो उनके जी लिए मैं ये बताना जी चाहूँगा कि प्रीलिम्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। जी एक पार्ट वो होता है जो जिसमें प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक होते हैं, बिल्कुल जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिल्कुल साइंस। बिल्कुल तो इन सब चीज़ों को आप मानक पुस्तकों से तैयार करें। जी जो किताबें आप मेंस के लिए पढ़ने वाले हैं उन्हीं किताबों से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ें, जी क्योंकि इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं।
और अगर आप इनको अच्छे से डील कर पाएंगे जी तो कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स में एक बढ़त की स्थिति में रहेंगे। दूसरा जो पार्ट है प्रीलिम्स का, वो ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ प्री में आते हैं, जी जैसे कि उसमें करंट अफेयर्स हो गया, उसमें यूनिट 9 हो गया, यूनिट 10 हो गया। इनके लिए आप कोशिश ये करें कि इनकी कोई एक एक जो अच्छी किताब है उसको आप लें, बिल्कुल गहराई से उसका अध्ययन करें जी और कोशिश करें कि एमपीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जी जो विभिन्न एग्ज़ामों के हैं, एमपीपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम लेती हैं, तो पिछले 4 से 5 वर्षों के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको आप बहुत अच्छे से देखें, बहुत जी गहराई से उनका अध्ययन करें, बहुत गहराई से उनका सॉल्व करें और पेपर के पैटर्न को समझें। बिल्कुल अगर आप टेस्ट सीरीज़ को बेस बनाकर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पैटर्न से भटक सकते हैं। बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, उसको आप दें अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो आपका बेस होना चाहिए वो एमपीपीएससी के पीवाईक्यू होने चाहिए। बिल्कुल मैंने उन पीवाईक्यू को आधार बनाया, जी जो भी अपनी मानक पुस्तकें उनका गहराई से अध्ययन करके उनका बार बार रिवीजन किया जी और अपने आप को हमेशा आत्मविश्वासी बनाए रखा। जी कभी भी एग्ज़ाम के 2 घंटे में मैंने कोई भी स्ट्रेस, कोई भी चुनौती फील नहीं की, पेपर कठिन हो या सरल हो। मैंने जी हमेशा अपनी निरंतरता, अपने धैर्य, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा बिल्कुल और शायद यही कारण है कि लगातार मैं प्रीलिम्स क्लियर कर सका। और जो एस्पिरेंट्स हैं वो इन्हीं कुछ बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने पहले प्रयास में ही प्रीलिम्स निकाल सकेंगे। बिल्कुल। इसी बीच में एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि लगातार विद्यार्थी जब हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तब भी हमसे पूछते हैं कि सर याद नहीं रह रहा है कंटेंट, लंबे समय तक हम जो पढ़ रहे हैं फैक्चुअल, क्योंकि प्री काफ़ी फैक्चुअल है, फैक्ट विद्यार्थी याद नहीं रख पाते हैं, जैसे डेट्स होती हैं, तिथियाँ और ईयर्स होते हैं, या कोई व्यक्ति का नाम होता है, उसका जन्म स्थान होता है, तो इनको याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे शुरुआती अटेम्प्ट्स होते थे जी उसमें मैं याद करने के लिए एक खाली कागज़ ले लेता था बिल्कुल और अगर कोई भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसको लिख लिख के पढ़ने की कोशिश करता था। जी और जब भी मैं उस टॉपिक का रिवीजन करता तो बार बार उसको लिख लिख के करता। मतलब अगर कोई एक टॉपिक मुझे याद करना है, जी जैसे कि संविधान के अनुच्छेद हो गए, बिल्कुल उन अनुच्छेदों को याद करने के लिए मैं प्रत्येक अनुच्छेद को 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, जितनी बार याद नहीं होता उतनी बार मैं उसको लिखता था। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक ऐसी प्रैक्टिस बनती गई कि मुझे चीज़ें याद होती चली गई। फिर मैंने नई चीज़ों को लिखना शुरू किया, जी जब वो याद हुई तो मैंने और नई चीज़ों को लिखना शुरू किया। इस तरह से छोटे छोटे नोट्स में उन चीज़ों को लिख लिख करके बार बार उनका अध्ययन कर करके मतलब उनको याद रिवीजन किया। बहुत की है, मतलब जी याद सर, रखना है आपको लंबे समय तक, तो आपको बीच बीच में रिवीजन करते रिवाइज रहना करते होगा। रहिए। और एक और चीज़ है, जी पढ़ाई से हमेशा जुड़े रहिए। जी जो प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स की परीक्षा का वक्त होता है जी वो बहुत क्रूशियल टाइम है। जी आप कोशिश करिए कि अपना 24 घंटे आप उस पर समर्पित करें। बिल्कुल पढ़ाई निश्चित रूप से आपकी 7-8 घंटे 9 घंटे की ही रहेगी, जी लेकिन उस माहौल में हमेशा रहें। हमेशा देखते रहें कि आपको क्या आगे स्ट्रेटजी बना के रखनी है, कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है, जी किन पुस्तकों से किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है। बिल्कुल और इस दौरान आप एक अच्छा ग्रुप अगर बना सकें, चूँकि मेरी तैयारी में ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो जी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना करंट अफेयर्स, अपनी जो MPGK है, जी जो जनजाति की यूनिट है, जो जी यूनिट 9 है, सब 10 कुछ है मैंने यूनिट 10 है, बिल्कुल वो मैंने पूरा करंट अफेयर और जितनी भी चीज़ें पूरा ग्रुप के साथ ही मैंने उसको तैयार किया। बिल्कुल और शायद वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है ग्रुप के साथ तैयारी जी कि आप बहुत ही हंसी मजाक में, बहुत ही खेल खेल में खेल कठिन में से कठिन टॉपिक्स को याद कर ले बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल और शायद यही कॉन्फिडेंस जी आपको मदद करता है एग्ज़ाम क्लियर करने में। बिल्कुल। शैलेश जी, अब आते हैं मेंस एग्ज़ाम पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लगातार 3 मेंस लिख चुके हैं, 4 मेंस लिख चुके हैं, लगातार मेंस लिख रहे हैं, लेकिन वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। प्री भी निकाल लेते हैं, मेहनत उनकी पूरी है, तैयारी भी वो कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन मेंस नहीं निकल रहा। तो मेंस के वो क्या आपके मंत्र रहे हैं जिससे आपने लगातार प्री के साथ साथ मेंस भी निकाला और इंटरव्यू दिए हैं? तो मेंस के बारे में बताइए अपने। जी सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपना पहला मेंस लिखा था 2019 में, जी वो मेंस मेरा क्लियर हुआ था। जी उसके पीछे कुछ कारण हैं। जब प्री से मेंस के बीच का जो वक्त था वो लगभग 1 साल का वक्त मुझे मेंस के लिए मिला था। जी निश्चित रूप से उस दौरान मैं लॉकडाउन की वजह से घर पे था, मेरे पास कम रिसोर्सेज थे,
मेरे पास गाइडेंस का भी अभाव था, जी लेकिन मेरे पास समय था जी और उस समय का मैंने अच्छा यूटिलाइज़ किया। चूँकि मुझे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो मेंस की परीक्षा है जी उसके प्रति मैं काफ़ी जिज्ञासु था जी और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को पढ़ना, उनको लिखना, आंसर राइटिंग करना, इन सब में मेरा इंटरेस्ट था। जी तो मैंने इन चीज़ों को कभी बोझ नहीं बनने दिया, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ हर टॉपिक को अलग अलग सोर्सेस से जहाँ भी उपलब्ध हो उससे पढ़ाई किया, जी उसके प्रॉपर नोट्स बनाए और स्वयं से ही जो टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होती हैं जो इंटरनेट पर, उनको बिल्कुल देख देख कर ही स्वयं से ही अपनी आंसर राइटिंग टेक्निक डेवलप की। बिल्कुल इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग में जिनको समस्या होती है, जी कोशिश करें कि आप जो भी टॉपर्स की कॉपी है उनको देखें, उनको गहराई से समझें, सिर्फ पढ़ें नहीं, उसके पैटर्न को समझें, उसकी फॉर्मेटिंग को समझें, उसमें क्या क्या शब्द लिखे गए हैं, क्या क्या शब्द छोड़े गए हैं, उस चीज़ को समझें जी और कोशिश करें कि आप जब स्वयं उत्तर लिखें तो एक ही उत्तर को आप कई कई बार लिख कर देखें। जी जब मैं तैयारी शुरू करके मेंस आंसर राइटिंग पर आया था, जी तो मैंने अपना पहला जो सब्जेक्ट चुना था वो पॉलिटी चुना था, जिसकी मैंने आंसर राइटिंग की। जी तो उसके लिए मैं कोशिश करता था कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखूं। जी मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 4 5 5 बार भी लिख कर देखा है। जी हर बार मैं कुछ ना कुछ परिवर्तन करके, अपनी फॉर्मेटिंग में कुछ ना कुछ चेंज करके, कुछ ना कुछ नया ऐड करके उसको बेहतर बनाने का प्रयास करता था। बिल्कुल और एक टाइम ऐसा आया लगातार लिखते लिखते कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने अपनी खुद की एक आंसर राइटिंग टेक्निक डेवलप की है। टेक्निक डेवलप और जब मैं एक बिल्कुल। सब्जेक्ट पर उस टेक्निक को डेवलप कर लिया, तो बिल्कुल। वही फॉर्मेट को मैंने पूरे सब्जेक्ट्स पे, जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उस पर अप्लाई किया अप्लाई किया और इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। तो जो कोरोना के दौरान, लॉकडाउन का जो 1 वर्ष का समय था, उसी दौरान मैंने प्रॉपर नोट्स बनाकर आंसर राइटिंग की, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और इस तरह से मैंने अपने पहले प्रयास में मेंस निकाला। जी। और जो लोग मेंस के लिए समस्या में अभी हैं, जी वो इसी तरीके से अपनी मेंस की तैयारी को पूर्ण रूप दे सकते हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि आपने एक ही क्वेश्चन के 4 4 बार आंसर लिखे हैं, तो लगभग आपने अब तक कितने आंसर लिख दिए होंगे? सर, आंसर तो मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर अभी तक मैं टोटल अप्रॉक्स टेस्ट में लगभग में बता दीजिए। अगर मैं टोटल टेस्ट की बात करूं तो लगभग 180 से 200 टेस्ट। टेस्ट दिए हैं आपने? हाँ, लगभग 200 टेस्ट मैं अभी तक लिख चुका हूँ। काफ़ी बड़ी बात होती जो है। ये 2019 से 2025 तक का वक्त है, ये जी। टोटल में लगभग 200 से ऊपर टेस्ट लिख चुका हूँ। 200 से अधिक टेस्ट लगा चुके हैं अब तक, यानी कि मैं अप्रॉक्स यदि जाऊं तो लगभग 2000 के आसपास तो आपने आंसर लिखे होंगे। जी सर, लगभग लगभग 2000 के आसपास, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। निश्चित रूप से आपने जैसे बताया कि आपने 200 के आसपास टेस्ट लगा लिए हैं, तो मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने में या सिलेबस कवर करने में, सिलेक्शन में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? जी सर, मुझे लगता है कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल है जी। आपके मेंस को क्लियर करने में। जी मेंस जो एग्ज़ाम है वो एक तथ्यात्मक प्रकृति का एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन उसमें काफ़ी निरंतरता की आवश्यकता है। बिल्कुल उसमें उसके जो पैटर्न है उसको समझने की आवश्यकता है। एमपीपीएससी लगातार अपना पैटर्न चेंज कर रही है जी और अगर आप उस पैटर्न में ढलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक आंसर राइटिंग करें। जी इसलिए जो व्यक्ति लगातार टेस्ट सीरीज़ लिखता है वो अन्य लोगों से एक कदम आगे होता है। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सामने ये सवाल लेकर आते हैं कि उनका मेंस नहीं निकल रहा है। जी मुझे लगता है इसका रीज़न ये है कि वो सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलने का वेट करते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग शुरू करने के लिए। जी जबकि होना ये चाहिए कि जिस दिन से भी आपने तैयारी शुरू की है उस दिन बिल्कुल। से आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके और लगातार अपनी आंसर राइटिंग को आगे बढ़ाएं। हो टॉपिक सकता वाइज है टेस्ट सीरीज लगा सकते टॉपिक हैं, वाइज लगाएं, फुल लेंथ लगाएं, फुल लेंथ लगाएं, घर पर लिखें, लेकिन कुछ ना कुछ लिखते रहें। सब्जेक्ट वाइज लगाना चाहिए। आप प्रीलिम्स के निकलने का इंतजार मत करिए। बिल्कुल। जिस वर्ष भी आपका प्रीलिम्स निकलेगा, जी आप पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू देंगे। अपने बिल्कुल। आप को इस कंडीशन में लाइए। मेरे साथ भी शायद यही हुआ था। लगातार मैंने प्रीलिम्स निकाले और लगातार इंटरव्यू दिए। इसका रीज़न यही था कि मैंने अपने मेंस के डर को कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया था जी और इस वजह से मुझे सिर्फ प्रीलिम्स में मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू में। बिल्कुल। जैसे आपने अब इंटरव्यू की बात करी, आपने लगातार इंटरव्यू दिए, लेकिन रिज़ल्ट कई बार आया कि इंटरव्यू में आप फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तो क्या गलतियां आप इंटरव्यू में कर रहे थे
और जो आपने इम्प्रूव करी और फाइनली अब सिलेक्शन हुआ, तो और इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करी, कैसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, और कुछ क्वेश्चंस भी बताइए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों को पता चले, जानकारी लगे। जी सर। निश्चित रूप से इंटरव्यू एक ऐसी कड़ी रही है जिसको मैं लगातार भांपने में असफल रहा हूँ। शायद जी इसी वजह से लगातार असफलता मिली। जी इंटरव्यू की अगर तैयारी की बात करें तो वर्तमान में तो बहुत सारे गाइडेंस इंदौर में अवेलेबल हैं। जी यहाँ पर आप कुछ अच्छे ट्यूटर हैं, उनके साथ तैयारी कर सकते हैं। जैसे जी कि मैंने डॉक्टर अमित तिवारी सर जो हैं उनके जी साथ इंटरव्यू का गाइडेंस लिया था। जी लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था तो अपने पर्सनल लेवल पर जितनी भी जानकारी मिली और कुछ अपने जो दोस्त हैं उनके साथ मिलकर तैयारी शुरू की। जी अगर इंटरव्यू के दिशा की बात करूं कि किस दिशा में आपको तैयारी करनी चाहिए, तो एमपीपीएससी एक मैच्योर पर्सनालिटी की डिमांड करता है। बिल्कुल। आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनना पड़ेगा जो आसपास की करंट अफेयर्स की जानकारी रखता हो, जी, अपने ज़िले के बारे में अच्छी जानकारी रखता अच्छी हो, जानकारी। और जो भी आप अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी दे रहे हैं जी उसके बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी हो। जी इसके साथ ही आपको दबाव मुक्त पर्सनालिटी बननी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर कहीं भी जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो आपको दबाव देने की कोशिश करें या जी आपको प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जी करें, वहाँ पर आप निर्भीकता से अपनी बात को रखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विनम्र रहिए, जी बड़ों का सम्मान करिए जी और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आप ये चीज़ें साथ लेकर इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे जी। तो आपको सफलता कोई मिलेगी। प्रश्न साझा करना चाहें जो आपसे पूछा गया हो? जी सर, इस इंटरव्यू के कुछ पल मैं साझा करना चाहूँगा। जी 2025 में जो 2024 की परीक्षा का इंटरव्यू हुआ जी है जी जी। उसमें लगभग 20 से 22 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था। 20 से 22 मिनट। और अभी तक का मेरा सबसे लंबा इंटरव्यू और जी सबसे कठिन इंटरव्यू जिसको मैं कहूँगा जी हुआ था। ज़्यादातर सवाल मेरे ग्रेजुएशन से हुए थे जी और वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हुए थे। लगातार मैं अपने आर्गूमेंट, जो भी चीज़ें थी, जो भी अपने कंसेप्ट थे, उनको मेंबर्स को बता रहा था। जी लगातार वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे जी और लगातार उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन मैं विनम्र बना रहा। जी उनसे बार बार अनुमति मांगी, जी उन्होंने बार बार अनुमति दी और जी मैं लगातार अपनी जो बातें हैं उनके पास रख पाया। जी उसके अलावा मेरे ज़िले से काफ़ी सवाल हुए थे। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करके जाएंगे और विनम्र रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में सफल होकर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ है इंटरव्यू से संबंधित, हॉबीज़ का चयन कहते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपने क्या हॉबी चयन किया था, किस हॉबी को चुना था, और किस तरीके से जो विद्यार्थी होते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए जाएं तो चयन करें, और उसकी तैयारी किस हद तक करनी चाहिए? सर, अगर मैं इंटरव्यू की कुछ समस्याओं को और गिनाऊं जो जी कि एक हॉबी भी है, जी जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के, जो मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के जो भी लोग होते हैं, जी उनके पास अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर काफ़ी कम होती है। जी उनके पास अपनी हॉबी नहीं होती, उनके पास पढ़ाई के अलावा और कुछ बताने के लिए नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल और इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ तभी नंबर मिलेंगे जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए बताने हों। के लिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप तैयारी शुरू करें, जी कोई भी एक हॉबी जो भी आप करते हो, जी ज़रूरी नहीं कि वो आप को अलग दिखाए, वो कुछ स्पेशल हो। जी जो भी एक सामान्य क्रियाकलाप जो आप करते हो उसको आप अपनी हॉबी बनाकर रखें और उस पर बिल्कुल। धीरे धीरे काम करें। जैसे मैंने योग को अपनी हॉबी बनाया था, जी क्योंकि मैं योग से जुड़ा रहा हूँ, योग जी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ अध्ययन भी किया था, जी तो मैं उस पर बात करने में कॉन्फिडेंट था। बिल्कुल इस वजह से मैंने योग को हॉबी बनाई और जितने भी इंटरव्यू में योग से मुझसे सवाल पूछे गए, बिल्कुल काफ़ी आत्मविश्वास के साथ मैंने उसके जवाब भी दिए। बिल्कुल। तो अब आपका चयन तो हो चुका है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चयन के दौरान जो आपका संघर्ष रहा है, आपके वो कौन कौन लोग रहे हैं जिनका इस चयन में, आपके संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा है? सबसे पहले जो योगदान था वो मेरे परिवार का रहा है। जी मेरे परिवार में जो मेरे पिताजी हैं, माता जी, मेरे भैया भाभी, जी इन्होंने लगातार मुझे मोटिवेटेड रखा। जी लगातार मैं असफल हुआ लेकिन उन्होंने कभी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आने दिया कि मैं जी तैयारी को रोकूं जी या अपनी तैयारी की दिशा को बदल दूं।
लगातार इन्होंने यही बात कही कि आप लगे रहिए और आप निश्चित रूप से एक दिन सफल होकर जाएंगे। जी। दूसरी चीज़, मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूँगा, डॉक्टर अमित तिवारी सर, जी। जिन्होंने लगातार इंटरव्यू के दौरान मुझे गाइड किया। जी। इसके अलावा मेरे जो दोस्त हैं, जी। जो इंदौर के मेरे जो दोस्त हैं, जिन्होंने हर अच्छे बुरे पल में मेरा साथ दिया, और उन असफलताओं को भी हम लोगों ने वैसे ही जिया बिल्कुल। जैसे मैंने अपनी सफलता को जिया। जी। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था उस दिन मेरे जितने भी दोस्त थे, लगभग 20 से 25 जो भी दोस्त हैं, उन सब के साथ मैंने पूरे भोलाराम में हम लोगों ने एक बड़ी रैली निकाली थी। जी। और ये वो पल था जो हम जब तैयारी करने आए थे तो हम ये चीज़ सोचा करते थे जी। कि ये उन लोगों के साथ होती है जो लोग सफल होकर निकलते बिल्कुल। हैं। और जब वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी तो मेरे लिए ये काफ़ी, जब ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी तो इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये सच में हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए एक सपने जैसा था। बिल्कुल, वो दिख रहा है आपके फेस पे भी दिख रहा है, बिल्कुल आंखों में नमी है, क्योंकि आपने वो असफलता भी फेस की है। जैसे कि आपने बताया कि आप 19 से दे रहे थे, 19, 20, 21। कैसा लगता है जब हम देखते हैं इंटरव्यू भी हमने दिया, प्री दिया, सफलता प्राप्त की, मेंस दिया, सफलता प्राप्त की, लेकिन इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आता है और ये पता चलता है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 बार ऐसा हुआ, क्या फीलिंग आता था? मतलब आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाए? कैसे आप अपने आप को दृढ़ संकल्पित रख पाए कि नहीं, मेरे को एमपीपीएससी करना और सिलेक्शन लेके ही लौटना है? सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे ईश्वर भगवान का रहा है कि जी। उन्होंने मुझे हमेशा सही दिशा में चलाए रखा। जी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो निश्चित रूप से जब आप पहली दूसरी बार असफल होते हो तो आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संभावनाओं में होते हो कि कुछ ना कुछ पोस्ट आपको मिल सकती है। जी। लगातार जो असफल होने के दौरान शुरुआती दौर में मुझे काफ़ी दुख हुआ, 1-2 फेलियर्स के बाद। लेकिन जब मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने ये फील किया कि अगर मैं आखिरी चरण तक जा रहा हूँ तो कभी ना कभी तो मेरा लक भी आएगा, जी। किसी न किसी बार तो मुझे भी नंबर मिलेंगे। और इस दौरान मैंने एक मेंटल टफनेस डेवलप कर ली थी। जी। मुझे असफलताओं से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। बिल्कुल। मैं बस इतना जानता था कि मुझे प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है और इंटरव्यू देना है। जी। अगर मैं अपने हर अटेम्प्ट में ये तीनों स्टेप को दे पाया जी। तो एक ना एक दिन मुझे सफलता मिलेगी। और शायद इसी का नतीजा है कि इस अटेम्प्ट में, 2024 के अटेम्प्ट में मैं सफल हुआ। हालांकि मैंने ये सोच के रखा था कि शायद 2023 मेरा ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम गया है जी। और शायद मुझे जो सफलता मिलेगी वो 2023 की परीक्षा में मिलेगी। जी। और 2024 से मैंने कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के नहीं रखी थी, जी। पर ईश्वर को शायद ये मंजूर था कि 2024 में ही 24 मुझे, में, क्योंकि पोस्ट भी काफ़ी कम पोस्ट थी। भी काफ़ी कम थी जी। और इंटरव्यू भी बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा जी। था। जी। तो ऐसा लगा था कि शायद फिर से नंबर ना मिले और मुझे और अटेम्प्ट्स देना पड़े। जी। और जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं अगले अटेम्प्ट्स के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। बिल्कुल। मैं बिल्कुल घर जाने वाला नहीं था, जी। मैं बिल्कुल टूटने वाला नहीं था। जी। मैं अपने संघर्ष को इतना जी के इसको आगे बढ़ने के लिए तैयार था कि 2025 और 2026 भी अगर मुझे देना पड़ता बिल्कुल। तो वो भी मैं अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे से देता। बिल्कुल। चलिए, अब जानते हैं उस मतलब उस दौर के बारे में जब आप पहली बार इंदौर पहुँचे। इंदौर के बारे में कहा जाता है कि इंदौर की एक अलग चकाचौंध है और भंवर कुआं बहुत फेमस है, भोलाराम गली बहुत फेमस है। जब पहली बार आप आए यहाँ पे, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो स्कूलिंग में बहुत अच्छे थे, कॉलेज में अच्छे थे, लेकिन यहाँ आए तो एक भटकाव हो गया जीवन में। तो आपने इन सब चीज़ों से कैसे दूरी बना के रखी और किस तरीके से आपने फोकस बनाया एमपीपीएससी की तैयारी पे और रास्ता भटकने नहीं दिया? जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंदौर में ऐसी चकाचौंध है कि जी। अगर कोई बच्चा गांव से इंदौर शहर में आता है जी। तो उसके भटकने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जी। मैं भटकने से इसलिए बच सका क्योंकि शायद अच्छे दोस्त मेरे साथ थे। वो मेरे गांव से ही मेरे साथ आए थे अच्छा। और अभी तक वो मेरे साथ हैं। वाह।
इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अगर भीड़ भाड़ की जो बात है जी तो मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। जी तो मैं शुरुआती कुछ वर्षों में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में था, जी। भोलाराम के क्षेत्र में। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं ऐसी जगह शिफ्ट हो गया जी जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम थी, जी और हम सारे दोस्त लगभग अगल बगल ही रहते थे। जी तो हम लोगों ने एक ऐसी फैमिली वहाँ पर डेवलप कर ली थी कि फिर हम लोगों को किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं। जी और ये एक वक्त ऐसा आया कि हम लोग इंदौर में रहने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो गए, जी और इसी वजह से मैं अपने लगातार अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे से दे पाया, जी। और अंततः मुझे सफलता मिली। बिल्कुल। काफ़ी लंबे समय तक आप इंदौर में भी रहे, टेस्ट सीरीज लगाना और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आर्थिक समस्याएं भी एक समय आ जाता है जब आर्थिक रूप से घर से भी हम पॉकेट मनी या अपने खर्चे के लिए हमें अपने आप में ऐसा लगने लगता है। तो जो आर्थिक समस्या कभी ऐसी आई तो उनको कैसे आपने फेस किया? जी सर, जब आप लंबे समय तक किसी दूसरे शहर में रहते हो तो आर्थिक समस्या आना एक आम बात है। जी हालांकि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। मेरे जो बड़े भैया हैं जी उन्होंने कभी मुझे आर्थिक रूप से किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जी मेरे पॉकेट मनी खर्च होने के बहुत पहले ही जितना भी उनसे होता था वो अमाउंट मुझे दे देते थे। लेकिन जब मुझे कई वर्ष बीत गए तो कहीं ना कहीं आप घर से पैसे लेना आप पसंद नहीं करते हो। आपके पास एक दबाव आ जाता है कि आप लगातार पैसे ले रहे हो और कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। उस दौरान मैंने कुछ व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए, जैसे कि जो भी कोचिंग्स चलती हैं जिसमें कॉपी चेकिंग बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज़ में पेपर्स बनाना, जी ये सब काम मैंने शुरू किया था। जी और इससे मुझे दो लाभ हुए। जी। एक तो मैं आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो पाया, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मेरा इंटरेक्शन लोगों से बढ़ा, जी और इसका लाभ मुझे अपने इंटरव्यू में भी मिला। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कॉपी चेकिंग करते थे तो उससे भी हम जब कॉपी चेक कर रहे होते तो हमारी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी होती हैं। जी सर जी। बिल्कुल। अ, यदि हम देखें तो हर व्यक्ति के जीवन में आज के समय में मोबाइल एक अभिन्न अंग बन गया है। मोबाइल आपके पास भी रहा होगा निश्चित रूप से। तैयारी के दौरान आरोप प्रत्यारोप मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर लगते रहते हैं कि मोबाइल की वजह से एग्ज़ाम नहीं निकला या मोबाइल चलाने की वजह से ही पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मोबाइल किस तरीके से उपयोग में लाया जाए कि वो पॉजिटिव रहे, सिलेक्शन में सहायक हो सके? सर, मोबाइल तो जीवन का पार्ट है, जी और उससे दूर बिल्कुल भी नहीं हुआ जा सकता। जी और कोई भी अगर स्टूडेंट है जो ये सोच रहा है कि मैं मोबाइल से दूर हो जाऊंगा, तो शायद ये जी संभव नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वर्तमान के इंटरनेट प्रौद्योगिकी के दौर में आप अपनी तैयारी में तभी आगे हो सकते हैं जब आप इंटरनेट सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ करें। जी जैसे कि मैं बात बताऊं कि जब मैंने अपना 2019 का अटेम्प्ट शुरू किया था, जब मैं लॉकडाउन पे घर में था, मोबाइल ही वो एक हथियार था जिससे मैं अपने सलेबस को पूरा कर पाया। जी जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल थे, जो लेक्चर्स जी अवेलेबल थे, उनको देखकर अपनी नोट्स बना पाया। जी और प्रीलिम्स में भी जब हम देखते हैं बहुत सारे तथ्य, जो आप बात कर रहे थे कि इन तथ्यों को कैसे याद किया जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल मोबाइल एक ज़रिया है। विभिन्न जो चैनल्स होते हैं उस पे लगातार नए नए फैक्ट, नए नए करंट अफेयर्स बिल्कुल। हमको काफ़ी इजी वे में अवेलेबल हो जाते हैं। जी तो आप उसका बहुत ही स्मार्ट यूज़ करें। जी कोशिश करें कि मोबाइल को कोशिश करें कि मोबाइल को अपना हथियार बनाएं, और उसका अपनी तैयारी में बहुत स्मार्ट यूज़ करें। बिल्कुल जितना भी कंटेंट है कोशिश करें कि उसको अपना एब्जॉर्ब करें, और उसको अपनी तैयारी में बाधा ना बनने दें। आपके लिए वो मनोरंजक भी है और आपकी तैयारी में सहायक भी है। मतलब मोबाइल का जो प्रभाव है वो डिपेंड करता है कि उसे यूज़ कौन कर रहा है। जी सर। यदि आप उसे पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी है वो आपके लिए, और यदि आप इंटरटेनमेंट में ही खो जाएंगे तो फिर वो आपके लिए हानिकारक भी हो जाएगा। जी सर। सोशल साइट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप फेसबुक पे होंगे, इंस्टा पे होंगे, आपकी आईडी इंस्टा पे होगी, तो सोशल साइट्स पे रहना तैयारी के दौरान एक्टिव कई लोग काफ़ी रहते हैं, तो उससे दूर होना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, फेसबुक नहीं चलाते हैं, टेलीग्राम भी नहीं चलाते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का सोशल साइट पे हम नहीं हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम तो करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
सर ये तो व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। कई जी। बार जो इंस्टाग्राम पर स्टार होते हैं जी। वो भी एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, जी। और कई बार ऐसे लोग जो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है वो भी जी। एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सोशल मीडिया में था, जी। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। जैसे इंस्टाग्राम में मेरी आईडी तो थी, लेकिन मैं जी। इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं था। मैं व्हाट्सअप पे था, बहुत सीमित दायरा था, बहुत सीमित लोग थे जिनसे अपनी बातचीत होती थी। तो सोशल मीडिया मेरे लिए कभी बाधा नहीं बना। बिल्कुल। मैंने उसका पॉजिटिव रूप से स्मार्टली यूज़ किया। जी। और जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है तो आप कोशिश करें कि उसको कुछ दिन के लिए बंद करें, बिल्कुल। पुनः उसको शुरू करें, फिर बंद करें। ऐसे करके आप उससे कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। और कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्मार्ट यूज़ करें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं समझ सकता हूँ जो हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्मा आईएएस के साथ, वो भी ये चाहेंगे कि आप बताएं कि ऑनलाइन, जैसे कि आपने बताया कि 2019 के बाद कोविड आया, आप घर पे भी रहे और घर से आपने काफ़ी पढ़ाई करी, बार बार आप यूट्यूब का जिक्र कर रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टडी क्या मायने रखती है, ऑनलाइन स्टडी क्या मायने रखती है, और ऑफलाइन के क्या मायने हैं? क्या घर पे रह के भी कोई तैयारी कर सकता है या एमपीपीएससी में सिलेक्शन ले सकता है, या उसे ऑफलाइन आना ज़रूरी है? इसको मतलब किस तरीके से आप देखते हैं? जी सर, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति के डेडिकेशन पर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी बात भी हुई है जी। जो शायद किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे प्रदेश में जी। तैयारी कर रहे हैं, जी। और वहाँ तैयारी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी जॉब है, जॉब और वो तैयारी करने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। नहीं आ सकता तो ऐसे लोग जो डेडिकेटेड हैं, है। जी। जो सच में कुछ नया करना चाहते हैं, जी। वो ऑनलाइन माध्यम प्रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लोग इंदौर आ सकते हैं जी। या अपने किसी भी शहर में जा कर के तैयारी कर सकते हैं, जी। वो निश्चित रूप से ऑफलाइन को ही प्रेफर करें। बिल्कुल। क्योंकि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आप मिसगाइड हो जाएं, या आप परीक्षा की अप्रोच को समझ ना पाएँ। बिल्कुल। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करके संतुष्ट हो सकते हैं, सही गाइड में तैयारी कर सकते हैं तो करें, अन्यथा ऑफलाइन माध्यम ही बेटर होता है। बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ रहा है कि जो नए विद्यार्थी होते हैं, कई बार जब इंदौर आते हैं या वो तैयारी करना घर से भी चालू करते हैं, तो कोई ना कोई बड़े भाई होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पहले पीएससी की तैयारी की थी, 2 से 3 बार एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनका नहीं हुआ है। जब उनसे वो बात करते हैं तो कई बार ये निकल के आता है कि सर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि हमने फलाने भैया से बात करी, उन्होंने 4 बार मेंस दिया है, 4 बार प्री दिया है, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा और अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हम उनसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे? क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या हमें भी इतना ही टाइम लगेगा? तो नए विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है आपका? सर, नए विद्यार्थियों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने या तनाव लेने वाली बात नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो आप डिमोटिवेट होंगे। हफ्ते में 7 के सातों दिन आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। आप 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, 1 दिन शायद एवरेज पढ़ेंगे, और 2 दिन शायद आप पढ़ेंगे ही नहीं। जी। तो ये ज़रूरी है कि आप निरंतर रहें, अपने प्रयास को लगातार बनाए रखें। जी। और जो भी सीनियर एस्पिरेंट्स हैं जो कि 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, किसी भी नए एस्पिरेंट्स को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। एमपीपीएससी की एक डिमांड है, जी। वो डिमांड अगर आप 2 साल में पूरी कर लेते हैं तो आप 2 साल में सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आपको उस डिमांड को समझने में 5 साल लगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन 5 वर्ष बाद हो। बिल्कुल। और अगर आप 7 से 8 से और 10 साल में भी उसको समझते हैं तो 10 वर्ष में भी आप सेलेक्ट होंगे। तो कोशिश ये करें कि अप्रोच को सही समय पे समझें, और लगभग 1.5 से 2 वर्ष में एमपीपीएससी की तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल। और कोई भी व्यक्ति जो लगभग 1.5 से 2 साल एक सीरियस तैयारी करता है, जी। वो अपने प्रथम अटेम्प्ट में ही एमपीपीएससी क्लियर कर सकता है। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूँगा नए स्टूडेंट्स की तरफ से ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं या आफ्टर 12th हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो पहले प्री की तैयारी की जाए या मेंस की तैयारी की जाए या फिर दोनों की तैयारी की जाए? किस तरीके से तैयारी एमपीपीएससी की स्टार्ट की जाए, मतलब प्रारंभिक परीक्षा से या मुख्य परीक्षा से?
सर जो लोग अभी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और अगर जस्ट 12th ही पास किया है जी तो मैं उनको सलाह दूंगा कि अपना ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करें। जी अगर आप 12वीं के बाद तैयारी में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। जी क्योंकि कॉलेज आपको नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने के बिल्कुल लिए तैयार करता है, बिल्कुल नई नई एक्टिविटी में भाग लेना सिखाता है, जी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी हॉबी बनती है बिल्कुल और यही आपकी तैयारी का मुख्य हथियार है। जी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तैयारी को प्रारंभ करने की, तो जो प्री का रास्ता है वो मेंस से होकर ही गुजरता है। जी तो जब भी आप ऐसे टॉपिक को पढ़ें जो प्री और मेंस कॉमन हो, तो आप कोशिश करें कि मेंस की जो मानक किताबें हैं, मेंस का जो कंसेप्ट है, जो तथ्य है, उसको अच्छे से समझें, प्रॉपर उसकी स्टडी करें, उसकी नोट्स बनाएं, तभी आप प्री की तरफ भागें। अगर आप प्री मेंस को अलग अलग देखेंगे तो शायद आप प्री में असफल हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में एमपीपीएससी अपना पैटर्न लगातार चेंज कर रहा है और काफ़ी मानक स्तर का पेपर प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, और वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप प्री के जो तथ्य हैं उनका अध्ययन मेंस की मानक किताबों से करेंगे। उसके अलावा जो ऐसे चीज़ें हैं जो सिर्फ प्री में आती हैं, उसके लिए आप कोई भी मार्केट में जो अच्छी किताब है उसको लें और उसका बार बार रिवीजन करें, और इस प्रकार से अपना PYQ लगाएं। और जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप अच्छे से उनको रिवाइज करेंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, तो आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। शैलेश जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो प्रीलिम्स है और एक मेंस है। तो जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम आते हैं तो लगभग लास्ट हमारे पास 7 to 6 डेज जब बचते हैं, तब क्या मनोस्थिति होती है? क्योंकि प्रेशर बहुत होता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, हम पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या स्थिति बनती है उस समय? हमें क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के 7 दिन पहले के जो वक्त है वो बहुत क्रूशियल समय होता है, और हर एस्पिरेंट को अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। दिन में जितना अधिकतम हो सके बिल्कुल अपनी पढ़ाई को आप दें। अगर आप 10 से 12 घंटे प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले पढ़ पा रहे हैं जी तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात होगी। जी कोशिश ये करें कि जो एमपीपीएससी के PYQ हैं जी उनका लगातार रिवीजन करिए, जी। क्योंकि पीएससी का पेपर भले ही नया हो जी लेकिन उसकी प्रकृति वही होती है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जी वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के दौरान आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल उसके अलावा जो परीक्षा के जो 2 घंटे होते हैं जी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट ने सब कुछ पढ़ लिया होता है। बिल्कुल अब वो जो 2 घंटा है वो आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है जी कि आप कितना धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हुए उस बनाए। पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने प्रीलिम्स के जो परीक्षा है उसको सॉल्व करने का अपना एक पैटर्न बनाया था। जैसे कि सर शुरुआती जो 30 से 35 मिनट हैं उसमें मैं जितने भी 100 सवाल थे जी उनको एक बार देखता था बिना OMR भरे, जी और क्वेश्चन को देखकर जो सही आंसर होता था वो पेपर में ही टिक करता था, जी और जिन सवालों के मुझे जवाब नहीं बन रहे होते थे उनमें एक बिल्कुल। गोला लगा देता था। जी इससे लाभ ये होता था कि जो सिली मिस्टेक्स जो कि सामान्यतः विद्यार्थियों की समस्याएं होती हैं कि आपसे बनता हुआ सवाल गलत गोला भरने से वजह से गलत हो गया, जी ये संभावना लगभग नगण्य हो जाती थी। जी 30 से 35 मिनट के बाद मैं OMR भरना शुरू करता था और हर सवाल को वापस से देखता था, हर सवाल के आंसर को वापस से रीचेक करता था, तो बहुत ही सावधानी से अपने OMR भरता था। इसको करने के बाद लगभग 1.5 घंटे के आसपास ऐसा होगा कि आप लगभग 80 से 85 OMR भर चुके होंगे, और लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिसके बारे में शायद प्रीलिम्स परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को कोई ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब लास्ट में जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे बिल्कुल पता नहीं होता है, जी जी। तो उनको तुक्का कैसे लगाते हैं? मतलब मैं यदि इसको बोलूं तुक्का, कि तुक्का कैसे लगाया जाए, उसका पैटर्न बताइए थोड़ा सा। अगर मैं उसकी इसको क्या आपका मंत्र रहता था, क्या आप करते थे? अगर मैं उसको सिर्फ तुक्का बोलूँगा तो मुझे लगता है कि ये जो पढ़ने लिखने वाले जो स्टूडेंट हैं जी उनकी प्रतिष्ठा में कमी करने वाली बात होगी। जी, मुझे जी। लगता है ये तुक्का अनुभव से आता है। अनुभव से आता है। जो लोग अपना पूरा सिलेबस करके आए हैं जी उनके पास कहीं ना कहीं एक गेस होता है हर जी। क्वेश्चन के लिए। जी वो उस गेस का अच्छा यूज़ करें और धैर्य और पेशेंस का परिचय दें। बिल्कुल लास्ट के जो 15-20 मिनट है वो आपके 8 से 10 क्वेश्चन सही भी कर सकते हैं जी और 8 से 10 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं, जी क्योंकि लगभग ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब किसी को नहीं आता, जी लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तो टिक करके तो आएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये प्रयास करता था कि कोशिश करूं कि पहले ये देखूं
जी कि ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है उसमें से किस ऑप्शन में ज़्यादा गोले भरे गए हैं। जी अगर किसी ऑप्शन में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा गोले भरे हुए हैं, जी तो मुझे ये कंफर्म हो जाता था कि हाँ, इस पर तो तुक्का नहीं ही मारना है। नहीं मानना। इसके बाद मैं कोशिश करता कि किसी एक ऑप्शन को चुनूं और जो 8-10 क्वेश्चन जो मुझे तुक्के मारने हैं, सभी में एक ही ऑप्शन को अप्लाई करूं। जी उससे होता ये था कि सही आंसर होने की संभावना बढ़ जाती थी। बढ़ जाती थी। और इसका मैंने उपयोग अपनी परीक्षाओं में लगातार किया है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये मैंने लगातार प्रैक्टिस से डेवलप किया है। तो आप जब भी टेस्ट सीरीज़ लगाएं या PYQ सॉल्व करें, आप अपना एक पैटर्न डेवलप करें बिल्कुल। और उस आधार पर आप जो तुक्का मारने की रणनीति है जी। अपनी स्वयं डेवलप करें और स्वयं उसको बनाएं। बिल्कुल, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा विद्यार्थियों के, आप यहाँ देखिए अनुभव से तुक्का लगाने की टेक्निक को भी क्रैक कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जब अंत में क्वेश्चंस नहीं बनते तो आंखें बंद करके बस कुछ भी ABCD लगा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से सर ने आपको एक पैटर्न बताया है कि जिसे आपको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिला होगा। बिल्कुल सर, MPPSC की जो 2023 की परीक्षा थी जी। उसमें मैंने ये पैटर्न अप्लाई किया और लगभग ये सक्सेसफुल भी रहा। और लगभग 89 क्वेश्चन मेरे उसमें करेक्ट हुए थे। 89 क्वेश्चन। और उसका सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहूँगा MPPSC की जो PYQ हैं, जी मैंने उनको बहुत अच्छे से किया था। जी और उसके अलावा जो ऐसे क्वेश्चन जो जिनके जवाब किसी को नहीं आते, जी उसमें अपने अनुभव को प्रयोग किया और ये देखा कि कौन से ऐसे जवाब हैं जो सबसे सही बैठ सकते हैं। बिल्कुल। एक रीजनिंग भी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जी हो सकता है कि आप उस आंसर के बारे में कुछ भी ना जानते हो, जी लेकिन सवाल की प्रकृति आपको कहीं ना कहीं बताती है कि आपको बिल्कुल। किस ऑप्शन की ओर जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप धैर्य और पेशेंस बनाए रखेंगे तो जी। निश्चित रूप से आप सही जवाब को टिक करेंगे। बिल्कुल। अब जानते हैं मेंस के एग्ज़ाम के पहले खासकर ये विद्यार्थियों के सवाल होते हैं कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को हम मेंस एग्ज़ाम के समय कैसे रिवाइज़ करें। और लगातार एग्ज़ाम होते हैं, 6 दिन पेपर होते हैं, 6 पेपर लगातार होते हैं। तो जब आप एक पेपर दे के लौटते हैं, ऑलरेडी थके होते हैं क्योंकि आपने 3 घंटे लगातार आंसर लिखे होते हैं, तो वापस आके कैसे एक कम समय में आप ऐसे टॉपिक्स का रिवीजन कर पाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अगले एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाकर पहले से प्रिपेयर रखें और कोशिश करें कि जब भी आप एग्ज़ाम देकर आएँ, सबसे पहले तो आप 2-3 घंटे रेस्ट लें, प्रॉपर नींद लें, तभी आप अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो जब आपका 10 से 1 बजे तक आपका पेपर होता है, उसके बाद लगभग आप 2-3 घंटे रेस्ट करें और लोग शाम को 4-5 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करें। और जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं उनका सबसे पहले रिवाइज़ करें। जी उसके बाद जो अन्य टॉपिक आपको लगते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं, आप उसको पढ़ें। जी और ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं उनको सबसे लास्ट के लिए रखें। जी तो इस रणनीति को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप लगभग 80 से 90% सिलेबस रिवाइज करके अपना पेपर दे पाएंगे। तो शैलेश जी, जैसे कि आपने पूरी अपनी जर्नी बताई, कठिनाइयाँ बताई, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी और फाइनल सिलेक्शन लिया, सारी बातें कर ली। अब मैं चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और ऐसे विद्यार्थी जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अंतिम रूप से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, संदेश क्या देना चाहेंगे उन्हें? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी निश्चित रूप से तैयारी करने के लिए आगे बढ़े हैं, वो अपना आत्मविश्वास और निरंतरता हमेशा बनाए रखिए। मेरी जो गलतियाँ रही हैं वो आप उससे सीखिए और कोशिश करिए कि आप उस गलतियों को ना दोहराएं। और 5-6 अटेम्प्ट के पहले ही लगभग 1-2 अटेम्प्ट में आप सफलता लें। जो भी मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के जो भी बच्चे हैं जो यहाँ तैयारी करने आए हैं, रिसोर्सेस को आप अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए कभी। अगर आप तन्मयता से तैयारी करेंगे तो MPPSC आपको एक्सेप्ट करेगा। और ये एक ऐसी परीक्षा है जो आपके क्लास को बदल सकती है। आप एक गरीब परिवार से लेकर आप जो ऊंची पृष्ठभूमि के लोग हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप अपना स्वयं, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप असफलताओं से डरे नहीं, सफलता को अपनी आदत बनाएं, लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार सीखते रहिए। अगर आप डटे रहेंगे तो एक दिन सफल होकर निकलेंगे। मैं 2 लाइनें जो मुझे प्रेरित करती थी वो मैं यहाँ पर अंत में सुनाना चाहूँगा। हम भूख के पले बच्चे हैं,
एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और अगर घर से निकले हैं तो दुनिया जीत के जाएंगे। जाते जाते शैलेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि उस पल के बारे में बताइए जब आपने मम्मी को फ़ोन लगाया, पापा जी को बताया कि सिलेक्शन हो गया और आप उनसे मिले भी होंगे, तो क्या था वो क्षण जब आप सामने गए होंगे, कैसा फील किया होगा आपने? सर, जब आपने ये बात बोली कि उस क्षण के बारे में बताइए, जी। तो मेरे अंदर से एक शौक निकला, जी। क्योंकि वो मोमेंट मेरे लिए अभी भी मुझे सपने जैसा लगता है कि जब मैंने देखा कि लिस्ट में फाइनली मेरा नाम है। जी। सबसे पहले मैंने अपने बड़े भैया को कॉल किया था, जी। और मैंने उनको बताया कि 2024 का रिज़ल्ट आ गया है और मैं डीएसपी बन गया हूँ। जी। वो बहुत खुश हुए, बहुत चिल्लाए और मुझे धन्यवाद दिया। जी। उसके बाद मैं अपने माताजी पिताजी को इसके बारे में बताया, जी। तो निश्चित रूप से मैं स्वयं भावुक हुआ, मेरे जो भी घर परिवार के जो सदस्य हैं वो भी भावुक हुए, बिल्कुल। और उस मोमेंट को मैंने ऐसे जिया है जी। कि शायद ये मरते दम तक मुझे याद रहेगा। जी। और मैं चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस मोमेंट के लिए अपनी तैयारी करें। असफलता सबके साथ आती है, मुश्किलें सबको झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पेशेंस, आपका धैर्य टेस्ट कर रहा है। आप डटे रहें, अगर आप डटे रहेंगे तो निश्चित रूप से असफलताएं अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी और आप सफल होकर निकलेंगे। तो शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया, कर्मा आईएएस के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। तो दोस्तों, हौसले की एक मिसाल है हमारे शैलेश मिश्रा जी। आप सब भी अपना हौसला बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठना है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और उसके बाद मंजिल मिलने के बाद आनंद भी आएगा। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि बात माता पिता के सपने की है, उनकी फिक्र को फ़क्र में बदलने की है। कर्मा आईएएस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।